नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। मुगल स्थापत्य कला की जो श्रृंखला हम चला रहे थे, आज उसका ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे अकबर कालीन स्थापत्य की। और इससे पहले मैंने मुगल स्थापत्य की शुरुआत के बारे में बताया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के समय में जो स्थापत्य हुआ उसके बारे में बताया था। तो यदि आपने वो लेक्चर मेरे ना देखा हो तो उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर के जो निर्माण कार्य हैं उसको हम चार भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला, जो उसने दिल्ली में जितने भी उसके शासनकाल में जितने भी निर्माण कार्य हुए 1565 तक वो। उसके बाद 1565 में आगरा में जितने निर्माण कार्य उसने किए, क्योंकि आगरा पे उसने एक किले का निर्माण किया। उसके बाद फतेहपुर सीकरी उसने एक नगर बसाया जिसको उसने राजधानी बनाया। 1572 से लेकर 1580 के बीच में वहां पे बहुत सारे निर्माण कार्य हुए और अन्य कार्य उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो हुमायूं का मकबरा उसने बनवाया। हालांकि उसने नहीं बनवाया, उसके शासनकाल में लेकिन बना, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। और इसके अलावा खैरुल मंजिल मस्जिद एक बनाई गई, आगरा में आगरा का किला बना, और जहांगीरी महल बना, अकबरी महल बना, दिल्ली दरवाजा बना। फतेहपुर सीकरी में अगर बात करें तो सलीम चिश्ती का मकबरा है, पंच महल है, जोधा भाई का महल है, हिरण मीनार है, अनूप तालाब है, बुलंद दरवाजा है, बहुत सारी इमारतें हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में, जिसका हम एक एक करके आज जिक्र करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, उसके विषय में जानेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य कार्य अगर देखें हम उसके, तो जौनपुर का एक शाही पुल बनवाया उसने 1562 में, लाहौर का किला 1565 में बनवाया। उसके बाद अजमेर का किला बनवाया 1570 में। उसके बाद अटक का किला बनवाया 1581 में, और सबसे लास्ट में उसने इलाहाबाद का किला बनवाया है 1583 में। तो ये जो स्लाइड है बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से इस तरह से बनते हैं कि जो इसके जितने भी निर्माण कार्य है उसको एक क्रम में लगाएं, काल क्रम में लगाएं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करें। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन कौन से निर्माण कार्य जो है वो आगरा में हुए, या फिर फतेहपुर सीकरी में आपको लिस्ट दे देंगे, 3-4 नाम दे दिए जाएंगे और आपको कोड में आंसर मांगा जाएगा आपसे कि इसमें से कौन कौन से निर्माण कार्य फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा कराए गए, या उसके जो अन्य कार्य हैं, किले जैसे लाहौर का किला है, अजमेर का किला है, आगरा का किला है, अटक और इलाहाबाद का किला है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है और इसी से मिलता जुलता आज हमारा पूरा जो लेक्चर होगा वो इसी स्लाइड के बेस पे होगा। जितने भी मैंने मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे डाले हैं, जितने भी इमारतें हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनकी क्या खासियत है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अकबर का जो काल है वो मुगल स्थापत्य में प्रयोगों का काल माना जाता है, और अकबर को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। इसी के ऊपर अबुल फजल लिखता है कि जो बादशाह है वो शानदार इमारतों के नक्शे बनाता है और अपने मस्तिष्क और हृदय की कल्पना को पत्थर और मिट्टी का जामा पहना देता है। उत्तर भारतीय इस्लामी शासकों की पारंपरिक राजधानी दिल्ली अकबर के काल में 1565 तक राजधानी के रूप में कार्य करती रही, जब उसने अपने विशाल आगरा के किले का निर्माण शुरू किया, जैसा कि मैंने पिछली साइड में भी आपको बताया था। 1565 तक अकबर की जो वास्तुकला है वो हुमायूं के मकबरे को छोड़कर उसमें कोई सुंदर और भव्य भवन का उदाहरण हमको नहीं मिलता, लेकिन उसके दरबार के प्रमुख सदस्यों ने दीन पनाह के करीब बहुत सारी मस्जिदों और मकबरों का निर्माण किया। अब ये दीन पनाह जो है मैं इसको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए दोबारा से नहीं करूंगा। अगर उदाहरण लिया जाए तो खैरुल मंजिल मस्जिद, जिसकी मैंने आपको फोटो पहले भी दिखाई थी, और मदरसे का निर्माण 1561 में महामंगा ने किया। महामंगा कौन है ये हम सब भली भांति जानते हैं। और ये जो खैरुल मंजिल जो मस्जिद है, और यहीं पे एक मदरसा भी है, तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है किसने बनवाई या मदरसा किसने बनवाया। तो महामंगा की जो दामाद है शिहाब उल दीन अहमद खान, इसकी देखरेख में इसका निर्माण कार्य हुआ था। और इसकी योजना जो है वो पास में किला कून्हा मस्जिद है, जिसके ऊपर मैं पिछले बार भी चर्चा कर चुका हूँ, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो किला कून्हा मस्जिद की योजना पर आधारित है। 1562 में अकबर के दरबार के एक रईस, जिसको हम अमीर भी कह सकते हैं, फरीद उल खान ने निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का पुनर्निर्माण किया है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, अकबर के समय में पुनर्निर्माण हुआ है और इसका जो रिपेयर वर्क है इससे पहले बाबर और हुमायूं के काल में भी हो चुका है निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का। इसी दरगाह के परिसर में अतगा खान का मकबरा है, उसके बेटे मिर्जा अदीक कोका ने जो कि बनवाया है 1566 में। और ये सब जितना निर्माण कार्य है ये दिल्ली में हुआ है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस मकबरे की चौकोर योजना पुराने भारतीय मकबरों का अनुसरण करती है, जबकि इसके जो लाल बलुआ पत्थर हैं वो बाहरी बहुरंगी पत्थरों से जड़े हुए हैं और कुरान की आयतों के साथ नक्काशीदार सफेद संगमरमर के स्लैब किला कून्हा मस्जिद के प्रभाव को दर्शाते हैं। यह अकबर के काल का पहला स्मारक है जिसके हम वास्तुकार को जानते हैं और सुलेखकार को भी जानते हैं, यानी कि जो इसका आर्किटेक्चर है और जो कैलियोग्राफी जिसने की है उनके नाम हमको पता चलते हैं, उस्ताद खुदा कुली और बुखारा के बकी मोहम्मद।
बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, नेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनके नाम आते हैं। कैलीग्राफी के नाम पिछले ही नेट के एग्जाम में पूछे गए थे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के, और वो भी मुगल काल से ही पूछे गए थे। तो ये मैंने डाल दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हरीशचंद्र वर्मा जी लिखते हैं, जिस प्रकार संपूर्ण साम्राज्य प्रत्येक दिशा में अखिल भारतीय हो गया था, उसी प्रकार जो है वास्तुकला में भी हिंदू और मुस्लिम परंपरा का सच्चा सम्मिश्रण देखने को मिलता है। वहीं डॉक्टर वीडी महाजन लिखते हैं कि अकबर की सहिष्णुता उसके राज्यकाल की निर्माण शैली में ही झलकती है। हिंदू शैली के अनुसार उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में महल बनवाए, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब ये हुमायूं का मकबरा है, और ये हुमायूं का मकबरा जो है वो उसकी पत्नी ने बनवाया है हुमायूं के मरने के 8 साल के बाद, हाजी बेगम ने। यह ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का है। इमारत जो है वो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, लेकिन संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है कहीं ना कहीं। और ये जो पूरा मकबरा है, ये चारबाग पद्धति का सर्वप्रथम यहाँ पे उपयोग हमको देखने को मिलता है। चारबाग पद्धति में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से पूरे गार्डन को 4 स्क्वायर्स में बांटा जाता था, चतुर्भुज में बांटा जाता था, और वहां पे एक नालियां बनाई जाती थी जहां से पानी बहाया जाता था। तो ये उसका यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग हमको इसी इमारत में देखने को मिलता है। दोहरे गुंबद का मुगल काल का ये पहला भवन है। अब दोहरे गुंबद में आपको जब सल्तनत काल का स्थापत्य पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने बताया था कि लोधियों के समय में दोहरा गुंबद शुरू होता है। दोहरा गुंबद बनाने के जो फायदे हैं वो सब मैं वहां पे समझा चुका हूं, दोबारा से नहीं जाऊंगा उस पर। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुगल काल का, तो मुगल काल का पहला भवन यही है जहां पे दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम गुंबद संगमरमर का है, संपूर्ण जो गुंबद है, जैसा कि ये मैंने दिखाया है, जो संपूर्ण ये गुंबद है संगमरमर का है, जिसपे ईरानी प्रभाव दिखता है। ईरानी प्रभाव क्यों दिखता है, इसके ऊपर मैं आता हूं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए हैं जो मैंने डाले हैं यहाँ पे, और ये शायद आपको 1-2 किताबों में नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये कम से कम मैंने 3-4 किताबों को रिफर किया हुआ है। और हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इसकी तैमूरिद जो शैली है, इसका श्रेय इसके ईरानी वास्तुकार को जाता है। तैमूरिद परंपरा में जो कि प्रशिक्षित था मिरक सैयद गियास और मिरक मिर्जा गियास। ये मिरक सैयद गियास का तो नहीं, बट मिरक मिर्जा गियास का नाम मैं पहले भी ले चुका हूं अपने फर्स्ट लेक्चर में, मैंने इसका नाम लिया था और आपसे बोला था कि इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। तो ये हुमायूं के मकबरे से जुड़ा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक 11 लोगों को दफन किया गया है। बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, जहांदार शाह, फरुखशियार, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो 2 पुत्र हैं उनको भी यहाँ पे दफन किया गया। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, और यहाँ से प्रश्न बनता है। टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में जनरली इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 1 लाइनर है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगरा का निर्माण कार्य। अब दिल्ली का निर्माण कार्य खत्म होता है 1565 के बाद। हालांकि छोटे मोटे निर्माण कार्य चलते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आगरा में निर्माण कार्य शुरू होता है। आगरा का किला बनता है सबसे बड़ा। लाल पत्थर से बनी इस इमारत का निर्माण करीब 1565 में शुरू हुआ और 8 वर्ष में ये पूर्ण होता है। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने इसके अंदर 500 भवनों का निर्माण कराया था, जो कि अतिशयोक्ति लगती है, जिसमें से कुछ गुजरात और बंगाल स्थापत्य शैली से निर्मित थे। कासिम खान जो है इसका संरक्षक था। इसमें 2 प्रवेश द्वार हैं, मुख्य द्वार दिल्ली या हाथी दरवाजा, और दूसरा द्वार जो है वो बादशाह के निजी उपयोग के लिए था। इसके अंदर शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने भी एक मस्जिद बनवाई है। और इसके अंदर जो इमारतें बनी है, अब मैं उसका एक एक करके जिक्र करता हूँ। ये एक जहांगीरी महल है जिसकी फोटो है, आगरे के किले के अंदर है। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था और शाहजहां ने इसमें सफेद संगमरमर लगवाया है। हालांकि आप देखेंगे तो ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। जितना भी संगमरमर का कार्य है वो शाहजहां के समय में होता है। कोनों में बनी छतरियां दिख पा रही होंगी आपको, इसमें गुंबद नहीं दिख रही है। ये पूरी जो इमारत है इसमें गुंबद नहीं है, कोने में छतरियां बनी है जो कि राजपूती कला का प्रभाव दर्शाती हैं, जो कि शायद मानसिंह के महल की नकल है। और स्तंभों पे भी इसमें मोर और सर्प का अंकन है। तो इस तरह से हमको ये समझ में आता है कि जो पूरी इमारत है ये हिंदू शैली में लगभग बनी है, और इस इंडो इस्लामिक शैली का ये मुख्य उदाहरण है। ये लाहौर का किला है, 1565-66 में बना। योजना लगभग आगरा के किले जैसी है। और 1570 में अजमेर का किला बनवाया, 1571 में अटक का किला बनवाया। ये जो फोटो है ये इलाहाबाद के किले की है। हालांकि इसमें बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, जिसमें अब केवल हमको जनाना महल बचा हुआ है, बाकी तो नष्ट हो चुका है। फतेहपुर सीकरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कार्य है उसके अंदर बहुत सारी इमारतें हैं जिसका हम एक एक करके उल्लेख करेंगे। फतेहपुर सीकरी से जुड़े पहले कुछ तथ्य आपको बता देता हूं। जो सलीम है, यानी जो अकबर का जो बेटा है सलीम जहांगीर, उसका जो जन्म है वो यहीं सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए अकबर ने इसको
अपनी राजधानी बनाया, ऐसा कुछ लोग मानते थे। इसके ऊपर मैं आऊंगा, चर्चा करूंगा कि कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों नहीं मानते हैं और कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं, इसको मैं बात के लिए रख लेता हूं। 1572 में गुजरात विजय के बाद इसका नाम फतेहपुर रखा गया। फतेह, जैसे कि आप देख पा रहे हो, फतेहपुर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फतेह और पुर। फतेह मतलब विजय, मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से उसने फतेहपुर रखा है। फादर मॉन्सरेट जो कि एक पुर्तगाली है, पुर्तगाली प्रीस्ट हैं, उन्होंने इसको बनते हुए देखा था। 1585 में राल्फ फिच भी यहाँ पे आया था और इसके निर्माण का श्रेय जो है बहाउद्दीन को जाता है। फर्गुसन के अनुसार फतेहपुर एक महापुरुष की बौद्धिक झलक है। ये नेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न नहीं आते। यूपीएससी में किस तरह के प्रश्न आते हैं उस पर मैं आगे आता हूं। यहाँ पे इमारतें जो बनी है, दीवाने आम आयताकार इमारत है जहां अकबर अपने दरबार लगाया करता था, बीच में बैठता था और जो दरबार है वो लगाया करता था। और यहाँ पे दीवाने आम में एक खास बात बहुत अच्छी ये है कि बादशाह के दरबार में उपस्थित होने वाले जो लोग थे वो सम्राट की ओर उसी दिशा में मुख करके बैठते थे जिस दिशा में नमाज पढ़ते समय उनका मुख होना चाहिए। इस प्रकार जो सम्राट है उसकी भूमिका वही हो जाती थी जो किबला की थी और इससे उसकी आध्यात्मिक सर्वोच्चता स्थापित जो है वो होती दिखती है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जो इमारत है वो है दीवाने खास, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी जो योजना है वो बाकी भवनों से भिन्न है। ये लगती 2 मंजिला है लेकिन अंदर से ये एक ही भवन है। बीच में से जो नक्काशीदार स्तंभ है इसके अंदर, इस तरह से नक्काशीदार स्तंभ है जिसमें जैन शैली में ब्रैकेट बनाकर एक चबूतरे को टिकाया गया है। बीच में आप देख पा रहे होगा चबूतरा बना है और इसमें बीच में अकबर और सभी कोनों पर मंत्री बैठते थे। इसके अंदर के सिंहासन पर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला की झलक दिखती है। और इसको अगर आप इस तरह से देखें तो बीच में जैसे ये जो बना हुआ है चबूतरा, ये ऐसा लगता है कि कमल के ऊपर किसी देवता को बिठाया गया, किसी देवता को स्थापित किया गया। कहीं ना कहीं बौद्ध कला से भी लिया है, हिंदू कला से भी लिया है। और कन्हेरी की गुफाओं में कुछ इस तरह से ही हमको जो है वो देवी बैठती या देवता बैठते हैं, इस तरह से कमल के ऊपर दिखते हैं। तो ये वहां का प्रभाव इसके ऊपर हमको दिखाई देता है। 5 मंजिला इमारत है ये, पंचमहल जिसको बोला गया है। हर ऊपरी मंजिल, इसको आप देखो इस तरह से, जो नीचे की मंजिल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और हर ऊपरी मंजिल जो है वो अपने आधार से छोटी होने के कारण इसको एक पिरामिड जैसा आकार देती है। इसे सीकरी का हवा महल भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है हवा महल कहां पे बना है, तो आप सबको पता है कि जयपुर में बना है, लेकिन अगर आपसे पूछे सीकरी का हवा महल कौन सा है तो वो पंचमहल है। नालंदा में बने बहुमंजिली बौद्ध विहारों से इसकी प्रेरणा ली गई है और उसी की प्रेरणा पर आधारित इसका निर्माण कार्य हुआ है। जोधाबाई का महल, ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा भवन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे बड़ा। खंभों के निर्माण में गुजरात के कारीगरों का प्रभाव दिखता है हमको इसमें। और इसके अलावा आता है खास महल। खास महल जो है ये अकबर का आवास था, नीचे जो दी फोटो है वो अकबर का आवास था। महल परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित हथियापोल या हाथी गेट जिसको कहते हैं, शायद शाही प्रवेश द्वार था। यहाँ एक नक्कार खाना भी था। नक्कार खाना मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी तो बताया था। इसके ऊपर एक देखो आप तो एक बालकनी दिख रही है, झरोका जिसको बोलते हैं। यहाँ से अकबर जो है वो जनता को दर्शन दिया करता था। झरोका दर्शन एक पद्धति है, राजपूती पद्धति है जिसको मुगलों ने अपनाया था और बाद में जाके औरंगजेब उसको बंद करवा देता है। मरियम महल है, ये 2 मंजिला इमारत है जिसमें हनुमान को भगवान राम की पूजा करते दिखाया गया है। अब आप देखिए किस तरह से हिंदू कला का प्रभाव मुगल स्थापत्य के साथ समन्वय हो रहा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, यूपीएससी में भी आ सकता है, नेट पीजीटी टीजीटी में तो आ ही सकता है, क्योंकि एकदम सीधा सीधा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। चारों स्तंभों पर बरामदे हैं और स्तंभों पर अनेक चित्र हैं जिसके कारण इसको अकबर का रंगीन महल कहा जाता है या चित्रशाला भी कहा जाता है। मतलब म्यूरल पेंटिंग्स हैं, भित्ति चित्र हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा आपसे भित्ति चित्र कौन से स्थापत्य कला में देखने को मिलता है हमको, तो मरियम महल है फतेहपुर सीकरी का। बुलंद दरवाजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसका निर्माण क्यों हुआ? इसका निर्माण अकबर ने गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में किया। बुलंद दरवाजा बोलते हैं इसको। और 1601 में जब असीरगढ़ की इसने विजय की तो उसके बाद इसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई। इसलिए ये अकबर की गुजरात के साथ साथ दक्षिण विजय का भी प्रतीक है। कुछ 176 फीट ऊंचा है और भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और ये 42 फीट ऊंची चौकी के ऊपर बना है। दरवाजे की जो ऊंचाई है खुद की वो 134 फीट है, लेकिन जमीन से अगर देखें तो 176 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर जो है अकबर ने एक लेख खुदवाया है। लेख ये कहता है कि मैरी के बेटे, यानी कि क्रिश्चियनिटी से लिया है, ईसाई धर्म से लिया है, मैरी के बेटे जीसस ने कहा है कि यह संसार एक सेतु है, इसे पार करो लेकिन इस पर घर मत बनवाओ। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये दर्शाता है कि अकबर के ऊपर किस तरह से क्रिश्चियनिटी का प्रभाव होना शुरू हो गया था। फादर मॉन्सरेट हमने बात की थी इससे पहले, और भी बहुत सारे जो यात्री हैं, विदेशी यात्री, वो क्रिश्चियन मिशनरी लेके आते हैं। इस समय अकबर के काल में हिंदुस्तान में आगमन होता है और हम इसकी चर्चा करेंगे जब हम कभी भी विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा।
अभी के लिए आप ये जानिए, इसका जो कैलीग्राफर है, जो इसका सुलेखकार है, वो है अहमद अली चिश्ती। पूछा जाता है एग्जाम में, कैलीग्राफर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने फैक्ट यहाँ पे डाल दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जामी मस्जिद, ये भी फतेहपुर सीकरी में बनी है और सबसे बड़ी मस्जिद है। अकबर ने दीन इलाही की घोषणा जो है वो यहीं से की थी। मजहर की घोषणा जो है उसने वो भी यहीं से की है। और बुलंद दरवाजा जो है वो इसी के दक्षिण में है। फर्ग्यूसन ने इसको रोमांस इन स्टोन्स कहा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फर्ग्यूसन ने इसको रोमांस इन स्टोन्स कहा है। कौन सी बिल्डिंग को कहा है? जामी मस्जिद फतेहपुर सीकरी। इसकी जो योजना है वो इस्लामिक है, लेकिन सजावट भारतीय है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें यहाँ पे आपको छतरियां दिख रही होंगी, ऊपर एकदम लाइन से बनी हुई छतरियां, जो कि छोटी छोटी गुंबद, एक्चुअली मस्जिद में गुंबद होनी चाहिए छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी गुंबद ना होके छोटी छोटी छतरियां हैं। तो जो सजावट दी गई है वो पूरी की पूरी भारतीय है। इसके परिसर में ही हमको शेख सलीम चिश्ती और इस्लाम खां के मकबरे मिलते हैं। ये अनूप तालाब है, जो रेड मार्किंग मैंने की हुई है, ये एकदम बीच में तालाब है। और ये अकबर के महल के सामने एक चबूतरा है जहां संगीत गोष्ठियां होती थी। और तानसेन जो है वो अपना गायन यहीं से प्रस्तुत किया करते थे अकबर के लिए। सामने अकबर का महल दिख रहा है और यहाँ पे इस चबूतरे पे बैठ के तानसेन अपना गायन किया करते थे। तो ये अनूप तालाब कहाँ पे है? ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, हालांकि ये जो सलीम चिश्ती का मकबरा है ये कब्र है, जहांगीर ने इसको संगमरमर का बनवाया। जो अभी आप फोटो देख रहे हैं ये सफेद रंग का जो है, ये जहांगीर ने बनवाया है इसको संगमरमर का। इससे पहले ये संगमरमर का नहीं था। और ये एक विडंबना है कि शेख सलीम का मकबरा तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक जो अकबर है वो चिश्ती संप्रदाय से दूर नहीं हुआ। वास्तव में सभी तरह के संत पूजा को उसने अस्वीकार कर दिया था 1579-80 के आसपास। उसके बाद जो अकबर है वो अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे पैदल अपनी वार्षिक तीर्थ यात्रा भी नहीं करता है। जैसा कि हमको पता है कि वो हर वर्ष जो है पैदल तीर्थ यात्रा किया करता था अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती को। लंबे समय से चली आ रही इस प्रथा को रोकते हुए उसने कहा कि संत पूजा एक गहन धार्मिक ना होकर केवल उथली व्यस्तता है। तो संत पूजा से उसका जब विश्वास उठ जाता है तब ये जाके कहीं कंप्लीट होता है। तो ये एक तरह से आयरनी इसीलिए बोला गया है। और इसके अलावा सीकरी में कुछ अन्य इमारतें हैं। बीरबल महल है, हिरन मीनार है, शाही स्तबल है, सराय हैं। तुर्की सुल्तान का महल है जिसे पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती भी कहा है। तो बहुत सारी इमारतें हैं वहाँ पे, जिसका मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नाम याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सीकरी है इसके ऊपर आप डिबेट की जो मैंने आपसे कहा था उसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। जबकि फतेहपुर सीकरी का जो नगर है ये हर दृष्टि से वैभवपूर्ण था, किंतु अकबर ने 1585 ईस्वी में उसे त्याग दिया। लगभग 15 वर्ष यहाँ पे रहा और इसके बाद इसको त्याग दिया। तो ये निर्णय करना कठिन है कि ये रणनीतिक कारणों से वो लाहौर चला जाता है, लाहौर शिफ्ट हो जाता है, या फिर सीकरी में शायद पानी की उपलब्धता की कोई कमी थी, उसके कारण उसने अपनी ये जो कैपिटल है उसको चेंज कर लिया। तो कुछ लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये जो इसने कैपिटल बनाई, जैसे कुछ इतिहासकार पहले मानते थे कि ये जो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी बनाई ये इसने सलीम चिश्ती को अपना आभार व्यक्त करने के लिए बनाई, क्योंकि उसके आशीर्वाद से सलीम हुए थे। लेकिन कुछ लोग, अब जैसे जो रिचर्ड हैं या जो नए इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये पूरा का पूरा जो फतेहपुर सीकरी को बसाने का जो उद्देश्य था वो कहीं से भी धार्मिक नहीं था, वो पूरा का पूरा राजनीतिक था, जिससे कि वो पूर्व के जो उथल पुथल है बंगाल या जो पूर्वी बिहार की तरफ जो उथल पुथल हो रहे हैं, अब क्योंकि राजपुताना उसका ऑलरेडी कंट्रोल में आ गया था 1570 तक, तो अब वो पूरब में एक ऐसा गलियारा चाहता था जहां से वो पूरब और पश्चिम दोनों पे कंट्रोल कर सके। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले जितने भी मेरे लेक्चर हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।